आपको ये मैं पूछ रहा हूँ कि विद इन द सिस्टम या फ्रॉम एट द सिस्टम बाउंड्रीज, आइसोलेटेड सिस्टम में कब चेंज नहीं होता है, कहाँ पे चेंज नहीं होता? सर क्लोज सिस्टम में। नहीं, क्लोज नहीं यार, क्लोज नहीं, क्लोज तो अलग चीज है, क्लोज तो अलग है। उसको एक सेकंड ना। अब देखो क्या बोल रहा था मैं, कि सिस्टम के अंदर कहाँ पे चेंज नहीं आता, कौन से सिस्टम, देखो यार तुम्हें बता ही देता हूँ, तुम भूलते इतना ज्यादा हो कि क्या ही फायदा होगा फिर बताने। सिस्टम बताया था ना मैंने आपको, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम की डेफिनेशन कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज ए सिस्टम? कौन बताएगा बच्चों? सिस्टम ये है, ठीक है, कुछ एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ मास होगा बेसिकली, है ना। गैस होगी तो गैसियस फॉर्म में होगा, लिक्विड होगी तो लिक्विड फॉर्म में होगा, और सॉलिड होगा तो सॉलिड फॉर्म में होगा। बट मेन बात ये कि मैटर होगा, तो दिस इज अ मैटर। अब वो मैटर क्या कर रहा है कि मैटर की वजह से आपको बाउंड्रीज मिल रही है, मतलब ये एक बाउंड्री है, कुछ स्पेस है, उसके अंदर कुछ मैटर भरा हुआ है, दिस मैटर इज कॉल्ड एज सिस्टम। अब ये सिस्टम अपनी सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करेगा, दो या तीन, दो तरीके में कर सकता है, या तो हीट या फिर एनर्जी बोल लो, या फिर वर्क बोल लो, या तो ये इंटरेक्शन हो सकता है, या फिर मास इंटरेक्शन। इस सिस्टम के अंदर मास चला गया बाहर से, या अंदर से बाहर कुछ मास आ गया, कुछ एटम्स आ गए, कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर आ गए, तो मास अंदर या बाहर जा सकता है, या फिर एनर्जी अंदर या बाहर जा सकती है। तो दीज आर द टू मोड्स ऑफ इंटरेक्शन दैट द सिस्टम कैन हैव विद इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है बच्चों। अब मैं बोल रहा हूँ आइसोलेटेड का मतलब क्या है। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड आपको समझ आता है कि आइसोलेटेड का मतलब क्या है, कि सराउंडिंग से बिल्कुल कट ऑफ कर दो, सराउंडिंग से सिस्टम को बिल्कुल कट ऑफ कर दो, यानी कि सिस्टम बाउंड्री के ऊपर ना तो नो एनर्जी ट्रांसफर, एंड दूसरा बताओ, नो मास ट्रांसफर। अरे हो या भग गए कहीं? कितने बच्चों को ये कहानी याद थी? एक सेकंड रुको, मैं मॉनिटर लगा ले, 1 मिनट का टाइम दो मुझे। तुम लोग जो बताए ना वो स्क्रीन खोल के जा रहा हूँ, ऐसे दिखोगे नहीं, तुम पार्टिसिपेट ही नहीं करते, कैसे बच्चे हो यार। हाँ पूछता हूँ, रुको आप लोग वो स्क्रीन खोल के, 1 मिनट में मॉनिटर कनेक्ट करता हूँ और तुम लोग उसको पढ़ो। हाँ अब हैंड रेज करो, कितने बच्चों को पता है सिस्टम के बारे में, सिस्टम का अब समझ आया कि व्हाट इज अ सिस्टम। आरती बताओ बच्चे, सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम? सर जिस सिस्टम में हीट और मास मतलब एक्सचेंज नहीं होता। किसके साथ? सर सराउंडिंग के साथ। सराउंडिंग के साथ। अक्रॉस विच
एक्रॉस कहाँ, किसके एक्रॉस? सिस्टम बाउंड्रीज है ना। जिस सिस्टम यस के सर। अंदर सिस्टम बाउंड्रीज के एक्रॉस सराउंडिंग्स के साथ ना तो हीट एक्सचेंज हो या फिर एनर्जी एक्सचेंज बोलो, और ना ही मास एक्सचेंज। ठीक है, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, ये क्या नाम है भाई? सरला, सारिया, सारिया है ना कुछ, एड्रेस किया हुआ है। क्या नाम बच्चे आपका? हेलो। सर सरला। हाँ सरला। तो आप एक काम करो, आप बताओ अब कि ओपन सिस्टम क्या होता है? सर जिसमें हीट और एनर्जी एक्सचेंज हो सकते हैं सराउंडिंग के साथ। ठीक है। और कोई क्लोज सिस्टम भी बता दो, आप ही बता दो सब। व्हाट इज अ क्लोज सिस्टम? सर जिसमें हीट सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो सकती है पर बाहर से नहीं आ सकती। नहीं, और क्या? हीट तो एक्सचेंज अंदर बाहर दोनों साइड से हो जाएगी, बाकी एक चीज एक्सचेंज नहीं करेगी, वो क्या है? मटेरियल। हाँ, मास। मास। सिस्टम की बाउंड्रीज के अक्रॉस अगर मास नहीं जा रहा तो दैट मींस इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, और अगर मास भी नहीं जा रहा, एनर्जी भी नहीं जा रही, इसका मतलब आइसोलेटेड सिस्टम। और अगर मास भी जा रहा है और एनर्जी भी जा रही है, इसका मतलब ओपन सिस्टम। ठीक है, तो अब चार्ज इज कंजर्व्ड की बात कब कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो बाहर से एनर्जी अंदर बाहर हो रही हो, ना बाहर से मास अंदर बाहर हो रहा हो, उस वैसे सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज जो रहेगा वो कंजर्व्ड रहेगा। मतलब टोटल चार्ज जो रहेगा उसकी वैल्यू रहेगी बराबर, हमेशा कांस्टेंट। तो आपने जब ये पढ़ा होगा सिस्टम के बारे में, तो एक आइडियल एग्जांपल क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम का? कैन समबडी हेल्प मी विद दिस? एक आइसोलेटेड सिस्टम का परफेक्ट एग्जांपल क्या है? हाँ जी, थर्मस। ठीक है, थर्मस इज ए प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। और बताओ, परफेक्ट जिसको बोलते हैं, देयर इज ओनली वन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, वो बता दो। सर अर्थ। ना 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 ना, अर्थ तो इंटरेक्ट कर रही है भैया। अर्थ के अंदर तो बाहर से हीट आ रही है, नहीं दिखती? सूर्य सनराइजेस इन द ईस्ट, तो सन से हीट नहीं आती है, तो एनर्जी तो ट्रांसफर हो रहा है ना आउटसाइड द अर्थ। बोलो, अर्थ तो नहीं हुआ। और बताओ, बताओ बताओ भाई, आगे भी बढ़ना है। अच्छा, एक बार हैंड रेज करके ये बता दो, जितने बच्चों को अपने 11th के फिजिक्स पे कॉन्फिडेंस है, वो हैंड रेज कर, जिन्होंने 11वीं में फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है। क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, टेंशन मत लो। हैंड रेज कर दो बस। कर लो बच्चे हाथ नीचे। अब वो बच्चे हाथ ऊपर करो जिन बच्चों का डामाडोल हिसाब है 11वीं का। ऑनेस्टली, तो इसमें वो नहीं है, जजमेंट नहीं कर रहा। जिनको ये लगता है कि 11वीं की फिजिक्स के हाल खराब है सर हमारे, वो हैंड रेज करना। अच्छा, तो कितने बच्चे क्लास में हैं अभी वो हैंड रेज कर? जो प्रेजेंट हो, मतलब फोन वोन ऑन करके भी चले जाते हैं कई बच्चे, इतने बेकार है। सर पढ़ा लो, हमारे फोन को पढ़ा लो, हमें तो पढ़ना नहीं। इतने बच्चे अभी मेरी आवाज सुन पा रहे हो हैंड रेज करके? तो बाकी लोगों का क्या हिसाब है, अनम्यूट करके बताओ। जैसे 2 बच्चों को तो अच्छे से आती है, बाकी 11वीं में फिजिक्स में अबव 80% किसके नंबर थे? कितने बच्चों के नंबर अबव 80%? ठीक है, अबव 90%? ठीक है, कर लो आज। तो देखो, नंबर वंबर पे तो हम जाएंगे नहीं, हम जाएंगे आपके रिस्पॉन्स पे, आपके क्लास पार्टिसिपेशन पे, और जो मुझे क्लास में बेहद जरूरी है ना। अदरवाइज तो बच्चों फिर दिक्कत हो जाएगी।
तो अब सिस्टम का समझ आया। तो चार्ज इज कंजर्व्ड जब पढ़ा था कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव जितना भी चार्ज है किसी ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम में वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते ना आप नया चार्ज क्रिएट कर सकते। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे आप ना तो नया मास क्रिएट कर सकते हो ना ही एग्जिस्टिंग मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सेम वैसे ही जैसे मास इज कंजर्व्ड ऐसे चार्ज इज कंजर्व्ड। अब कोई बच्चा E = mc² ना बताए, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम यही मान के चलेंगे कि मास कंजर्व्ड रहता है, उसी प्रकार चार्ज भी कंजर्व्ड रहता है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम का एक एग्जांपल इस बच्चे ने बताया जो था कि थर्मस। तो सही बात है कि थर्मोफ्लास्क या थर्मस या फिर जो हम चाय गर्म करने के लिए मिल्टन की बोतल रखते हैं या फिर कांच की बोतल रखते हैं जिसमें बाहर से थर्मल निकलता होता है, तो दैट मींस दैट इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। क्यों? क्योंकि उसका ढक्कन एक बार आपने बंद कर दिया तो उससे भाप भी बाहर नहीं निकलती, आपने चाय डाल दी भाप भी नहीं निकल रही बाहर, दैट मींस मास इंटरेक्शन नहीं हो रहा। और जब आपने चाय डाल दी और वो चाय 6 घंटे बाद भी गर्म है, इसका मतलब हीट भी बाहर नहीं जा रही, मतलब एनर्जी इंटरेक्शन भी कम से कम हो रहा है। तो दैट मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्लोज, मतलब क्लोज टू एन आइसोलेटेड, परफेक्ट आइसोलेटेड नहीं है बट लगभग आइसोलेटेड है। ठीक है, लेकिन अब परफेक्ट आइसोलेटेड का एग्जांपल आपको बताता हूं। आप अर्थ से बड़ी चीज का नाम बताओ, अनम्यूट करके। जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर से बड़ा? जुपिटर। जुपिटर से बड़ा बताओ। अरे बताओ, गुस्सा आ रहा है मेरे को, देखो बताओ क्या है। व्हाट इज लार्जर देन जुपिटर? अरे प्लेनेट नहीं बोल रहा भाई, सन भी तो बोल सकते हो। क्या सन अर्थ से बड़ा है? जुपिटर से भी बड़ा है? यस है ना? अब सन से बड़ी चीज बताओ। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है बताओ? मिल्की वे। मिल्की वे। अब मिल्की वे से बड़ी चीज का नाम बताओ। बोलोगे सर आप कहाँ छोड़ोगे ले जाके? तो मिल्की वे से बड़ी क्या होगी? उससे बड़ी गैलेक्सी, फिर बहुत सारी गैलेक्सीज, फिर सभी गैलेक्सीज को मिला दो, सारी चीजों को मिला दो इस पूरी दुनिया की, तो क्या बनता है? यूनिवर्स। यूनिवर्स। उसको हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मांड। तो यूनिवर्स या ब्रह्मांड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाई? व्हाई बोलो। देखो, if some system does not have any surroundings, so you can definitely say that if that system does not interact with any of the surroundings, अब किसी के पास surroundings ही नहीं है तो वो interact कैसे करेगा बताओ? Yes or no? यस यस भैया सिस्टम तभी तक सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर सकता है ना कि सराउंडिंग्स है, तो सराउंडिंग्स ही खत्म। आपने पूरा यूनिवर्स बोल दिया, अब यूनिवर्स को क्या हुआ? ईच एंड एवरी फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस रियलिटी, क्या बोलेंगे कि जितना भी फिजिकल वर्ल्ड का जितना भी पार्ट है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। अब आपने पूरे के पूरे को एक साथ लिया और बोल दिया कि दिस इज माय सिस्टम, तो अब वो ऐसा सिस्टम है जिसके पास सराउंडिंग्स ही नहीं है। अब सराउंडिंग्स ही नहीं है तो इंटरेक्ट क्या करेगा? इंटरेक्शन नहीं होगा। दैट इज व्हाई द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज यूनिवर्स। ठीक है, आप मत भूलना इस चीज को। हाँ जी चलो, डाउट है क्या बच्चे? ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। दैट मींस चार्ज ऑन एनी बॉडी ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन एन, चार्ज ऑन एन, हाँ बोलो बोलो। इंडिपेंडेंट ऑफ अदर यूनिट। ना 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 भाई, तुम तो वो बता रहे हो मुझे फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, वो वाला नहीं है भाई। ना ना ना, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक्स। क्या बोलते हैं कि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहो, आप अपने फंडामेंटल से जुड़े रहो, आप अपने बेसिक्स से जुड़े रहो, है ना? बोला जाता है ना आम बोलचाल की भाषा में कि अपनी जड़ों को मत छोड़ो, अपने फंडामेंटल्स को मत छोड़ो, अपनी बुनियादों को मत छोड़ो। तो फंडामेंटल का मतलब होता है वेरी बेसिक। तो व्हाट इज द बेसिक यूनिट या फिर यूनिट? यूनिट क्या बोलते हैं? इकाई ना, कि जिसके टर्म्स में आप काउंट कर रहे हो चीजों को। तो दैट मींस कि वन यूनिट, वन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज कैन बी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। यही बात हो रही है ना कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बोला था, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। तो 1 E = 1.6 × 10⁻⁻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 
-19 ऑफ कूलम्ब। -9। तो ये हम लोगों को पता है, आपका स्कूल में भी ये चैप्टर हो गया होगा, तो आपने रट लिया होगा ये बात कि 1.6 into 10 to the power -19 coulombs is nothing but one fundamental unit of charge and that is charge on one electron। अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या बोल रही है कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनना। जब मैंने बोला कि चार्ज केवल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो सकता है, उससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो क्या मैं इनडायरेक्टली ये भी बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ना पॉसिबल नहीं है? भाई अगर मैं इलेक्ट्रॉन को तोड़ पाता तो उसके ऊपर चार्ज है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, बट वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इज ए कंप्लीट एंटिटी और उसके ऊपर जो चार्ज रहेगा दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, और उस चार्ज को फर्दर डिवाइड करना इट इज नॉट पॉसिबल। उस चार्ज को फर्दर डिवाइड करना इट इज नॉट पॉसिबल। कितने बच्चे मेरे साथ हो अब तक? क्या सर सब समझ आ रहा है? अभी हैंड करो। सही है। अब मैं बोल रहा हूं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। देखो अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज उसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है। अब मुझे एक जगह से चार्ज लेके जाना है दूसरी जगह पे, तो क्या मैं केवल इंटीग्रल मल्टीपल्स में ले जा सकता हूँ? यानी कि या तो एक इलेक्ट्रॉन ले गया खाली, या फिर 2 ही ले जा सकता हूँ, या फिर 3 ही ले जा सकता हूँ। मैं ऐसे नहीं ले जा सकता कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ले गया, नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आधे टुकड़े में करना ही पॉसिबल नहीं है। तो 1.5 का कोई मतलब नहीं, 2.5 का भी मतलब नहीं, आधे का भी मतलब नहीं, 3.5 का भी मतलब नहीं, 1.2 का भी नहीं, 1.6 का भी नहीं, 1.7। तो डेसिमल वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन आर नॉट अलाउड। ठीक है, अब देखो ये अलाउड नहीं है, तो इसी को बोलते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, अब आगे दिखाऊंगा इसका मतलब क्या है। बिफोर उससे पहले ये तो बता दिया था कि आप पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। ये सब हमारी चाहिए थी प्रॉपर्टी है, तो आप सबको एक कंठस्थ हो गया है, मतलब याद हो। कितने बच्चों को इस चीज में कोई कंफ्यूजन है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है या पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, ऐसा क्यों होता है? व्हाई दिस इज सो? हाँ सोनिया, डाउट है? नो सर। ठीक है ना। अब ये ऐसा क्यों करता है? तो भाई दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दैट इज व्हाई इट रिपेल्स, दैट इज व्हाई इट अट्रैक्ट्स। जिसने भी इसको क्रिएट किया था, सुप्रीम क्रिएटर, उसने इसको एक प्रॉपर्टी दे दी कि भैया जब तुम एक जैसे होगे तो रिपेल करोगे, अपोजिट नेचर में होगे तो अट्रैक्ट। इसके फिजिकल वो भी है, एक्सप्लेनेशंस है, बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं। तो अभी के लिए मान लो दिस इज द प्रॉपर्टी। सेम वैसे ही जैसे कि पानी की प्रॉपर्टी होती है क्या करना? फ्लो करना। आइस की प्रॉपर्टी होती है वाटर में फ्लोट करना। सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है कि रिजिड बने रहना। गैसेस की प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूज करना। वैसे ये भी प्रॉपर्टी है चार्ज की कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक अट्रैक्ट। उसके बाद क्वांटाइजेशन का जो प्रॉपर्टी बताया था कि नेट चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो उसको क्या लिखेंगे? मैथमेटिकली लिखेंगे टोटल चार्ज कैन ओनली बी प्लस एन इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, या फिर माइनस एन इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। अब क्या बोल रहे हो सर, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो तो आपने 1.6 ले लिया इंटू 10 टू द पावर -19, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज को दिखाना है तो माइनस एन यूज करना पड़ेगा, और पॉजिटिव को दिखाना है तो प्लस एन। तो सिंपल वही चीजें इकट्ठी लिखी, दोनों इक्वेशन एग्जैक्ट। एक्चुअल में तो ये दो इक्वेशन है, Q इज इक्वल टू प्लस एन एंड Q इज इक्वल टू माइनस एन। ठीक है, अब देखो इन दोनों को इकट्ठा लिखने का तरीका था कि प्लस माइनस एक साथ लिख लिया, बट ये है क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जिसका मतलब क्या है कि द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ चार्ज कैन बी +1, -1, +2, -2 और एनीथिंग दैट इज अ नेचुरल नंबर और नेगेटिव ऑफ द नेचुरल। ठीक है, जीरो भी इसमें आएगा। जीरो चार्ज कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। तो भैया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके बैठे हुए हैं, दैट इज व्हाई द नेट चार्ज कैन बी जीरो ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट +1.5, -1.3 और इसके अलावा भी कोई भी डेसिमल वैल्यूज आ रही हैं, दीज आर नॉट रियलिस्टिक वैल्यूज। ये रियलिस्टिक वैल्यूज नहीं है चार्ज। ठीक है, तो आपको ये समझ आया। अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। तो बच्चों चार्ज के लिए सबसे पहले किसका जिक्र हुआ था? इलेक्ट्रॉन का। क्या इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है? यस सर। यस सर। कितने बच्चों को ये लगता है? सही बताना, कितने बच्चों को ये लगता है कि मास होता है? देखो देखो बुद्धुओं की सेना, कितने बच्चों को लगता है मास होता है इलेक्ट्रॉन के पास? हाथ नीचे।
सब लोग हाथ। अब केवल वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जिनको ये लगता है इलेक्ट्रॉन के पास मास नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन इज ए मासलेस एंटिटी। हैंड रेज करो। वाह। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि जिसको ये लगता है इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, उसको ऐसा क्यों लगता है भाई? किस बताओ बताओ बताओ। ये कुछ इस क्वेश्चन को पूछने का एक लॉजिक है, मैं बताऊंगा। पहले ये बताओ इलेक्ट्रॉन के पास मास क्यों होता है? अनामी क्या बता रहे हैं, बताओ। वो इलेक्ट्रॉन तो वो मास भी इलेक्ट्रॉन गेन करिए तो वो मास भी गेन। सही बात है, इन्होंने हमारी स्लाइड से ही बात पकड़ी और हमें चिपका दी, तो सही बात है, बिल्कुल एग्जैक्टली लॉजिकल बात है कि जब आप बात कर रहे हो कि सर मास कम या ज्यादा हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, और ये लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था कि इलेक्ट्रॉन का खुद का एक मास होता है, वो मास ही इधर उधर जाता रहता है। तो आप जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो आप एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह ले जा रहे हो, तो उसके साथ जो एसोसिएटेड मास था यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी तो जा रहा है। तो दैट इज व्हाई चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। जब भी ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन का ही होगा। जब भी अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है दैट मींस द एसोसिएटेड मास विल आल्सो बी ट्रांसफर विद द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन दो चीजें लेके जा रहा है, अपना खुद का मास और अपना खुद का चार्ज। तो दैट इज व्हाट दिस प्रॉपर्टी सेज कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी है और मास भी है। उसके बाद बोला रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, ये जब रेस्ट पे रहेगा चार्ज क्या होगा कि आप देखो, मान लो चार्ज आपका रेस्ट पे है, एक चार्ज मैंने आपको दिया कि भैया ये 1 कूलम चार्ज है, इसकी वेलोसिटी 0 है, और दूसरा 1 कूलम चार्ज है जिसकी वेलोसिटी 0.9 c है, और c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट है। इसका वैल्यू कोई बताएगा मुझे? 3 to 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इतनी फास्ट अगर मूव करा दोगे, यानी कि इसका 90%, तो 0.9 इंटू 3 इंटू 10 to the power 8, इतना फास्ट भी अगर मूविंग चार्ज है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है जी, तब भी इसकी वैल्यू 1 कूलम ही रहेगी, और रेस्ट पे तब भी 1 कूलम रहेगी। अब बोलोगे कि सर ये कैसी पागल पागल बातें कर रहे हो आप? तो बच्चों ये इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि मास जब होता है, अगर मैं आपको 1 किलोग्राम मास दे दूं और उसको वेलोसिटी 0 पे रखूं, और 1 किलोग्राम मास को इसी मास को एक्सेलरेट करा दूं और फिर इसकी वेलोसिटी 0.9 c के बराबर हो जाए, तो ये मास की जो वैल्यू है बढ़ चुकी होगी। उस टाइम पे ये मास बढ़ा हुआ अपीयर होगा, उस टाइम पे जो मास की वैल्यू है वो बढ़े हुए मास जैसे बिहेव करेगी। तो मास क्या है? मास मतलब क्या? किलोग्राम्स में जो हम नापते हैं, इसका मतलब क्या है? मास इज अ रिलेटिविस्टिकली वेरिएंट, ये वेरी करता है वेलोसिटी के हिसाब से मास, और चार्ज वेरी नहीं करता। चार्ज को आप रेस्ट पे रखो चाहे एक्सेलरेट करा दो, तो जो मर्जी कराओगे दैट मींस चार्ज हमेशा इनवेरिएंट ही रहेगा। दैट इज व्हाट दिस प्रॉपर्टी सेज कि चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। ठीक है, अब इसके बाद की बात स्टार्ट करते हैं, इसको बोलूंगा मैं मेथड्स ऑफ चार्ज। ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, देखो क्लास में अगर आना है तो एक सेकंड, हमारे रूल्स बता देता हूँ मैं। एक्चुअली में ना मुझे ऐसा लगता है मैंने आराम आराम से तुम्हें ज्यादा लीनियंसी दे दी कि कोई बात नहीं, कभी भी आ जाना, कभी चले जाना। अगर क्लास में आना है तो पूरी क्लास रुकना है, पूरा सुनना है, नहीं तो क्या होगा, अगली क्लास में आओगे मुंह फाड़ लोगे कि सर समझ नहीं आ रहा, सर समझ नहीं आ रहा। तो भैया मेरी कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं आपको वही चीज 10 बार बताऊं, क्योंकि मेरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे भी हैं। तो जिनको नहीं पढ़ना वो क्या करेंगे, 10 मिनट बाद आएंगे और 20 मिनट पहले चले जाएंगे। फिर उनका क्या होगा, हर दिन आधे घंटे क्लास छूटती जाएगी, फिर वही डाउट पूछते रहेंगे, सर ये नहीं आया, सर वो नहीं आया, सर ये नहीं आया। क्यों? एकदम सो गए, फिर एकदम से आंख खुली, अरे सर ये बता दो। तो भाई ऐसा क्यों करूं मैं? जब मेरी क्लास में जो बच्चे टाइमली आ रहे हैं तो मुझे उनके हिसाब से चलना चाहिए कि जो लेट लतीफ आ रहे हैं उनके हिसाब से चलना है? आप खुद बताओ। सर जो टाइम से आते हैं, पूरा पढ़ते हैं, होमवर्क करते हैं, तो मैं उनके हिसाब से चलूंगा ना एज ए टीचर, या उनके हिसाब से चलूँ? अब बच्चे आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, आए फिर स्टैंड से, तुम आए लेट आए, 10 मिनट लेट आए, फिर पहले निकल गए। तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल ना। टाइमली ज्वाइन करना, पंक्चुअलिटी है, तो मैंने बोला था, यू शुड ज्वाइन इन टाइम, यू शुड अटेंड द क्लास एंड देन यू कैन लीव।
कल से आपको होमवर्क भी मिलना स्टार्ट होगा। आज मैं ओरिएंट करा दूंगा कि कैसे मिलेगा, वो होमवर्क कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो जो बच्चा उसको भी नहीं करेगा ना डेली, तो उसके खिलाफ में मतलब सोचना है कि मैं तो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा, समझे? उससे डेफिनेटली बेनिफिट आपका होगा। हर रोज आपको 5 क्वेश्चन दिया करूंगा। मैं देखो अभी समझा देता हूँ बिफोर प्रोसीडिंग दिस थिंग। तो अभी बात हमारी इधर उधर डेविएट तो हो ही गई है। आप लोगों को क्विज दिया करूंगा, ठीक है, जिसमें 5 क्वेश्चन, और ये 5 क्वेश्चन आज के टॉपिक से ही रिलेटेड हो, ठीक है, आज से या इससे 1 या 2 दिन पहले वाले टॉपिक से, ठीक है। तो कंटिन्यू जो रनिंग टॉपिक है उसी पे सारे क्वेश्चन होंगे। क्या होगा, जस्ट आफ्टर द क्लास, जैसे मैं नोट्स शेयर किया आज, अभी मैंने तो नहीं किया है पर और टीचर्स ने नोट्स शेयर किए होंगे आपके, उसी नोट्स के साथ एक आपको क्या मिल जाएगा, लिंक, ठीक है बच्चों? हाँ जी, यस और नो? वो लिंक मिलेगा, उस पर क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका एक वेबसाइट खुलेगा, वहां पे आपको रजिस्टर करना है। एक बार करना है रजिस्टर, उसके बाद बार बार नहीं करना। रजिस्टर करने के बाद आपका क्विज खुल जाएगा। हर रोज नहीं करना पड़ेगा, पहली बार करोगे तब करना पड़ेगा। फिर क्विज खुलेगा और वो गेम के जैसा रहेगा, है ना, एक गेम जैसा खुलेगा। उसमें आपके यही टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे, आपको वो अटेम्प्ट करना है। उससे बेनिफिट क्या होगा, आपको गेम जैसी फील आएगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपके क्वेश्चन भी हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन देने का जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, तरीका आ जाएगा कि हाउ टू अटेम्प्ट, हाउ टू राइट द क्वेश्चन इन एग्जाम। तो आप क्वेश्चन से और एग्जाम के फॉर्मेट से डरना बंद कर दोगे। तो दैट इज द पर्पज ऑफ दैट क्विज। तो क्या आप चाहते हो, कितने बच्चे चाहते हैं ऐसा क्विज आपको रोज मिले? एड्रेस करना, ठीक है। अब देखो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा भी भाई, 5 क्वेश्चन होंगे तो मैक्स टू मैक्स 10 मिनट में निपट जाएगा ये काम। 10 मिनट में, 10 से पहले ही हो जाएगा। 5 क्वेश्चन देंगे तो 10 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। पर अगर आप सोचो, मैंने जैसे ग्रुप में शेयर किया लिंक और आपने क्लिक किया और 10 मिनट में टोटल रिवीजन हो गया। अब वो क्वेश्चन सही हो गलत हो, वो तो टाइम के साथ इंप्रूव हो जाएगा आपका स्किल्स, बट रोज रिवीजन हो जाएगा इस चीज में, ठीक है। तो आप लोग, अच्छी बात है, मैक्सिमम बच्चे चाहते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि सर नहीं, रोज रोज नहीं? एड्रेस करना, एक ही, अच्छा एक भी नहीं है, ठीक। तो देखो अभी आपको फटाफट से एक बार मैं दिखा देता हूँ कि हाउ द थिंग विल प्रोसीड, थोड़ा सा, फिर आप लोग ताकि समझ जाओ ना, किसी को कंफ्यूजन ना हो। जैसे मैं आपको लिंक शेयर जब भी करूंगा तो उस टाइम पे आपको इशू ना आए, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको भेजता हूँ, एक सेकंड, मैंने मान लो आपको लिंक भेजा व्हाट्सएप पे, आपने क्लिक किया तो आपके गूगल क्रोम वाला जो ब्राउजर है या जो भी आपका इंटरनेट ब्राउजर है फोन में या कंप्यूटर में, जहां से भी आप क्लास ले, उसमें खुल जाएगा, ये ऐसा खुलेगा, ठीक है। तो अभी तो मैंने लॉग इन कर रखा है अपनी आईडी से, इसलिए इसने बोल दिया कि यू कैन नॉट री अटेम्प्ट द क्विज, आपने एक बार अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है बच्चों। तो इसलिए मुझे बोल रहा है कि री अटेम्प्ट कर दिया। तो मैं आपको कुछ तरीका दिखाता हूँ, हाउ कैन बी, शायद मेरा खुला हुआ है ये, बंद करते हैं। हाँ, ठीक है। ये क्विज खुल जाएगा, फिर ये बोलेगा कि पहली बार यू नीड टू बी रजिस्टर्ड टू प्ले दिस गेम। तो क्या कर सकते हो इसमें, खुद बताओ क्या करना चाहिए अब मुझे रजिस्टर करने के लिए? सर मोबाइल नंबर, फोन नंबर, या तो फोन नंबर डाल दो, ठीक है, या फिर गूगल से कर लो, ठीक है। फोन नंबर से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें आप मैनुअली नाम डालो। गूगल से करोगे तो फिर वही नाम आ जाएंगे, जैसे किसी किसी बच्चे के मम्मी पापा के नाम आ रहे हैं ना, तो आपके वो वाले नाम इधर आ जाएंगे, फिर दिक्कत आएगी। तो क्या करना, फोन से कर लेना, इसमें कुछ रिस्क नहीं है, कहीं आपका फोन नंबर जा रहा था, कुछ नहीं हो रहा। तो मैं मान लो इधर अपना नंबर डालता हूँ, 93509, ये मैंने नंबर डाल दिया। क्या करेंगे, अब देखो अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कह रहा है ना, तो जब आप यहाँ डाल दोगे तो क्या बोलेगा, ओटीपी आएगा। तो ओटीपी आप डालना, उसके बाद लॉगिन कर लेना इसमें। शायद ओटीपी भी नहीं आता, मेरे हिसाब में नहीं आता शायद, तो वो आप डाल के इसको लॉगिन करना। तो जब ये लॉगिन हो जाए तो आपको सिर्फ टेस्ट दिखाई देगा। वो टेस्ट भाई, कोई बच्चा अभी कर सकता है क्या बच्चों? यस सर।
यस कौन बच्चा ऐसा है Yes, जिसको sir. फोन अच्छे से चलाना आता है, वो करके दिखा देगा सबको इस क्लास में। ठीक है, आपका नेट अच्छा चल रहा है ना मेगा पे? यस सर। ठीक है, तो मेगा से ट्राई कराते हैं भाई, सब लोग देखना। ठीक है, मेगा आप अपना स्क्रीन शेयर करना जानते हो बच्चे? यस हेलो, सर। जानते हो ना? ठीक है, तो मैं आपको ये लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ ग्रुप में ही कर दूं, या आप मेरे को हाई भेज दो अगर आपने नंबर सेव कर रखा है। क्या है? यस सर सर। हाँ, मेरे को हाई भेज दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा उस मैसेज के ऊपर ये लिंक। फिर आप ये खोल के मुझे बताना, और सबको करा देना कि कैसे करना है रजिस्टर। तो जिन बच्चों को नहीं आता वो एक बार ध्यान से देख लो, नहीं तो रिकॉर्डिंग भी हो रही क्लास की, इसमें देख लेना, फिर हम लोग आगे पढ़ाएंगे। जैसे अभी देखो दूसरे बैच में मैंने भेजा था, तो इसके अंदर 19 बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया। अभी देखते हैं और कितनों ने किया होगा, देखते हैं। ये वाले बैच में 24 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट कर लिया है। ठीक है, तो आपको अभी मेगा बताएगी कि कैसे हम लोगों को रजिस्टर करना है, फिर हम लोग मेगा मैंने आपको भेज दिया बच्चे लिंक। तो अभी आपको एक बार वो भी दे देता हूँ, शेयर यस स्क्रीन सर। का राइट हो रहा है। हाँ, ठीक है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर। ठीक है, अब सब लोग देखो मेगा के फोन पे। अच्छा, आप एक काम कर लो मेगा, अगर आपका फोन नंबर आपको नहीं दिखाना तो अभी के लिए स्टॉप कर लो, फोन नंबर डाल के नेक्स्ट दबा लो। अच्छा, जीमेल से कर लो, ठीक है, ये भी सही। तो इन्होंने गूगल पे क्लिक कर दिया, और अब ये अकाउंट पूछ रहे हैं एंड्रॉइड फोन में जो भी लॉगिन है, तो इनका एक बार लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि इनका नाम भी मेगा था, इनकी खुद की आईडी है, तो ये हो गया। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि व्हाट आर यू यूजिंग फॉर, तो स्कूल लिख सकते हो या पर्सनल यूज, जो मर्जी आपको अच्छा लगे। स्कूल पे क्लिक कर लो बच्चे। हाँ, स्टूडेंट, यस यस, यहाँ पे ए सेलेक्ट कर लेना अपना। फिर ये क्विज खुल जाए। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं, अपना नाम डालो, तो मेगा का अपने आप नाम आ गया क्योंकि इन्होंने रजिस्टर कर रखा था। अब स्टार्ट पे क्लिक करो बच्चे। अब इतना टाइम हर बार नहीं लगेगा, हर बार तो आप जैसे ही क्लिक करोगे स्टार्ट वाली स्क्रीन पे आगे स्टार्ट दबाओ, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब जिन बच्चों ने दे रखा है, ये यहाँ पे दिखा रहा है कि इतने सब लोगों ने एग्जाम दे रखा है, तो आपको ये भी पता रहेगा कि आपके बैच में कितने बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया। तो 24 लोगों ने कर लिया। अब देखना कि आपका स्कोर बोर्ड चलेगा पूरा अच्छे से, आपको पता रहेगा आपकी परफॉर्मेंस कहाँ चल रही है, कितने बच्चे आपसे नीचे, कितने आपसे ऊपर, आपके कौन से क्वेश्चन राइट, कौन से गलत, सही आंसर क्या, गलत आंसर क्या। ठीक है, अब स्टार्ट करो बच्चे, उधर जाके स्टार्ट गेम। हाँ, तो अब जैसे फर्स्ट टाइम भी काउंटडाउन स्टार्ट होगा और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाए, आ गया। ठीक है,
अब जो आपको ऑप्शन सही लगता है 1 2 3 4 में से, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। क्वेश्चंस को पढ़ो, सॉल्व कर लो, अगर कॉपी में लिख के सॉल्व करना है तो कर लो, और कर लो। आप एक चीज में ध्यान रखो, जहाँ पे सबसे ऊपर देखो व्हाइट कलर की लाइन घटती जा रही है ना, सबसे ऊपर कितने बच्चों को दिख रही है व्हाइट व्हाइट लाइन? मैं इधर 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 सबको दिख रही है ना? वो कम होती जा रही है, वो टाइम का मार्कर है। वो क्या हो रहा है कि टाइम कितना बचा हुआ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये इसलिए किया गया है कि आप लोग चीटिंग करते हो, आप तो नहीं करते लेकिन बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने ये चीज ऐड कर दी है इसमें कि टाइम जब खत्म हो जाएगा मतलब सबमिट हो जाएगा वो क्वेश्चन अपना। तो आप उस चीज पे भी ध्यान देना कि कितना टाइम उस क्वेश्चन के लिए अलाउड है। ठीक है, अब बच्चे जो आंसर आपको लगता है वो टिक करो, कुछ भी कर दो जो आपको अच्छा लग रहा है। ए कर दो, फर्स्ट वन पे टिक कर दो। हाँ, तब ये बताएगा सही आंसर था। ठीक है, तो इसने बोला सही है। उसके बाद सेकंड का काउंट डाउन होगा, दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब ये कह रहा है मल्टीपल एमएसक्यू है, मल्टीपल करेक्ट है इसमें, मल्टीपल। तो आपको जो जो सही है वो सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो अभी आप कर दो, मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन खुद से करो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का है। तो चार्ज कैन ओनली बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो डेसिमल वैल्यूज अलाउड नहीं है। तो देखो कौन कौन सा हो सकता है। थर्ड। सी। नहीं, मल्टीपल करेक्ट है बच्चे, एक नहीं ज्यादा है। ये देखो, अब मैं इसको बताता हूँ, आपको यही बता देता हूँ कि थर्ड क्वेश्चन सी ऑप्शन तो ठीक है, और डी ऑप्शन में क्या दिक्कत है? डी भी तो सही है भाई, डी में कूलाम की बात हो रही है। यस सर। तो देखो डी ऑप्शन में कूलाम की बात हो रही है, तो 2.6 कूलाम तो पॉसिबल है ना, 2.6 ई पॉसिबल नहीं है। तो सी और डी को टिक करो बच्चे, आगे बढ़ जाओ। सी पे टिक करो, डी पे टिक करो, और फिर अपने आप सबमिट हो, फिर सबमिट पे दबाएं। सी पे टिक कर लो, हो गया। ये क्या, इंटरनेट बंद हो गया शायद। मुझे सुन पा रहे हो बच्चों? हेलो, मेरा जो यस यस सर। तो आपको समझ आ गया कैसे करना है। ऐसे धीरे धीरे इसमें 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन, ये तो खैर लेंथी है, 5 क्वेश्चन वाला रहेगा, 10 मिनट मैक्स टू मैक्स लगेंगे, और उतना ही टाइम लगेगा क्योंकि इसमें टाइमर तो चल रहा है। जितना मैक्सिमम एलोकेटेड टाइम है उतना आप मैक्सिमम लगा सकते हो, उससे कम ही लगने वाला है। अगर आपने जल्दी क्वेश्चन कर दिया तो जल्दी सबमिट हो जाएगा आपका पेपर। ठीक है, तो ऐसा आपको मिलेगा। जस्ट एक बार रजिस्टर करना है ऐसे, बाद में क्लिक करना, तुरंत टेस्ट खुलेगा, फटाफट देना, 5 मिनट में सबमिट कर देना। तो आपका रिवीजन हो जाएगा, हमें पता रहेगा आपकी पढ़ाई कैसी होती है। ठीक है, कितने बच्चों को ये समझ आई ये बात? हैंड रेज करना है एक बार। अब मेगा के लिए सब लोग एक बार थम्स अप कर दो, इन्होंने पार्टिसिपेट किया क्लास में, अच्छे से बताया सबको, सबको हेल्प हो गई। थम्स अप करो, वो 4 लगा दो एकदम मेगा की। ठीक है, शाबाश शाबाश। आपका माइक तो बच्चों अब आपको समझ आ गया कि करना क्या है। कितने बच्चे ये होमवर्क डेली करके आएंगे? ठीक है, तो आपको बेनिफिट होने वाला है। क्या होगा, जब आप क्लास में रहोगे तो आपको क्लास में सुन लोगे, उसके जस्ट बाद आप लोग वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। ठीक है, यस सर। अच्छा अच्छा, एक सेकंड मुझे टाइम दो, एक टाइम की क्लास में इशू आ रहा है, तो हेल्प कर देता हूँ आधे सेकंड। कई बार होता है ऐसे, टेक्निकल दिक्कतें आ जाती
तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ आया कि जैसे क्वांटाइजेशन पे एक क्वेश्चन था तो उसमें क्या पॉसिबल वैल्यूज है, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे, आप लोग अटेम्प्ट करना और उसके बाद धीरे धीरे हम जो है वो बढ़ाते जाएंगे डिफिकल्टी थोड़ा थोड़ा। और वीकेंड पे जो आपका टेस्ट होगा उसमें जब जब उस टेस्ट में जाओगे तब तक आप 5-6 टेस्ट दे चुके हो, 5-6 नहीं तो एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट के 3 टेस्ट आप दे चुके, ठीक है। तो चलो अब डाउट है आप सबको जिन्होंने हाथ ऊपर कर रखे भाई, साक्षी ये तो सब हाथ पीछे कर लो थोड़ा, हाँ गीता, शाली। तो अब बढ़ते हैं भैया, मैंने आपको बताया कि चार्ज को हमेशा ना तो क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता। किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। अब देखो उसके अलावा क्या कर सकते हैं भाई, कंजर्व रहेगा तो क्या पॉसिबल है, ट्रांसफर तो कर सकते हैं ना भाई, डिस्ट्रॉय नहीं किया कर सकते और ना नया चार्ज क्रिएट कर सकते, बट एक जगह से चार्ज को दूसरी जगह तो ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, पकड़ा हो इधर ले आए, है ना, ये तो कर सकते हैं, दिस इज अलाउड। नया इलेक्ट्रॉन तो नहीं बना सकते, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो इधर खाली जगह बच गई इलेक्ट्रॉन की याद और इधर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो मतलब नेट चार्ज इधर नेगेटिव बन जाएगा इधर, तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि आप चार्ज को क्या कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पकड़ के ले जा रहे हो, यू आर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द चार्ज, ठीक है। तो ये पॉसिबल है। अब देखो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के कई तरीके होंगे, जैसा पहला होगा चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, थर्मियोनिक, फोटोइलेक्ट्रिक एंड फील्ड एमिशन। तो ये सारे तरीके हो सकते हैं चार्जिंग के मेथड्स, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत क्या है, अब हमारे पास टाइम भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, पहला बता देते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है बच्चों, कि कंडक्शन समझ में आता है भाई, हीट कितने बच्चों ने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स याद, तो उसमें 3 मोड थे एनर्जी ट्रांसफर के, कोई बताएगा मुझे व्हाट वर दोस 3 मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर? हाँ बच्चों बताओ बताओ, शालिनी, बेगा, कौन बताएगा? कंडक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। रेडिएशन। पहला था कंडक्शन, दूसरा था कन्वेक्शन और तीसरा था रेडिएशन। अच्छा, सूरज की रोशनी कैसे आती है, रेडिएशन से आती है कंडक्शन से आती है? रेडिएशन से। तो ऐसे बोलते हैं ना सन रेज, रेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि रेडिएशन से आती है। रेडिएशन का मतलब है कि विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द सोर्स एंड द सिंक, या फिर किन्हीं दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है उनके बीच में कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं है, तो इसलिए बोल दिया रेडिएशन। फिर कंडक्शन में क्या है, फिजिकल कॉन्टेक्ट जरूरी है, जैसे कि फिजिकल कॉन्टेक्ट का मतलब क्या है, आपके पास कोई गर्म चीज है, आपको दूसरी चीज को गर्म करना है, आपने दोनों को टच किया तो गर्म हो जाएगी कि नहीं होगी? यस सर। So that is called as conduction. कन्वेक्शन क्या होता है, यहाँ भी फिजिकल कॉन्टेक्ट जरूरी है, बट एक इसमें कम से कम एक चीज लिक्विड होनी चाहिए, जहां से एनर्जी या तो ट्रांसफर हो रही है, जिसमें एनर्जी जा रही है, उनमें से कोई एक लिक्विड होगा तो मतलब कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन में ऐसे फ्लो बनता है, ऐसा ऐसा, मतलब नीचे चीज आएगी, हॉट प्लेट है, इधर आएगी, यहाँ से गर्म होगी, गर्म चीज हल्की हो जाएगी तो ऊपर चली जाएगी, फिर वापस घूम के आएगी, फिर से और गर्म होगी तो घूमती रहेगी, ठीक है, दैट इज कन्वेक्शन। तो सेम वही फंडा यहाँ पे देखो कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट होना चाहिए, फिजिकल कॉन्टेक्ट होना चाहिए। कि एक ऑब्जेक्ट था जिसपे चार्ज, जिसपे इलेक्ट्रॉन्स थे एक्स्ट्रा, यानी कि नेगेटिव चार्ज था, आपने क्या किया, इसको टच करा दिया, यहाँ पे टच करा दिया। टच का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट, भाई एक चीज दूसरे टच करी मतलब दोनों टच कर गई ना, दोनों फिजिकल कॉन्टेक्ट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट चार्ज था, देखो मेरे हाथ में, इस पे चार्ज था एक्स्ट्रा, इस पे बहुत सारे एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स थे, मैंने इसको टच किया दूसरे हाथ में, तो इसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए किस पे, दूसरे वाले हाथ। दैट मीन्स कि चार्ज का ट्रांसफर किया बाय डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट, तो उसी को बोला क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन। बस इतनी सी बात है कि डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट के द्वारा अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब इसमें एक टर्म यूज कर रहा हूँ, ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या है
कि एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज होना चाहिए पहले से, तभी तो ट्रांसफर करेगा। अगर चार्ज ही नहीं होगा तो ट्रांसफर किसको करेगा? तो पहले से चार्ज ऑब्जेक्ट था, दूसरा ऑब्जेक्ट उसके पास आप लाए और टच करा दिया, तो जो अनचार्ज था उस पर कुछ चार्ज उसका ट्रांसफर हो गया। तो क्या हुआ? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बाय डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट, तो दैट इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, तो आज यहीं पे रुकेंगे आज की क्लास को। और आप अभी तक डाउट है वो पूछ लो, किसी को टेस्ट देने में, टेस्ट के लिए रजिस्टर करने में डाउट है या उससे रिलेटेड और कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज वी कैन ड्रॉप ऑफ और बाकी मिलते हैं अगली क्लास में आप सभी। ठीक है, होपफुली अब क्विज शेयर करूंगा तो आप करके आओगे और बाकी टॉपिक आगे करेंगे। आज तो वैसे थोड़ा सा टॉपिक हो पाया हमारा, कुछ ज्यादा हो ही नहीं पाया, उम्मीद है कि आगे इसको अच्छे से करेंगे। टेस्ट में भी टाइम चला गया।